In my last video, I discussed about basics of cells, like how you define a cell. So last video में हमने वो discuss किया था, and in this video, I'm going to discuss classification of organisms. So this is lecture 2 in the part of basics of biology series. So this video is for all the 11th, 12th and the dropper students who are preparing for NEET examinations. सो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिजम्स। और प्राइमरली हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जिन ऑर्गेनिजम्स की आज बात करेंगे दे आर कॉल्ड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो आई टोल्ड यू अबाउट कि इस अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को सिर्फ बिलोंग नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा हमें कुछ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। सो हम डिफाइन करेंगे कैसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल का डेफिनेशन भी बताया था। तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट जिसको आसपास आप लिपिड बाइलेयर से सराउंड कर दो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई भी ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट नहीं है विच इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सेल या सेल जैसे स्ट्रक्चर से बनी है, वो मैटर नहीं करता है कि वो सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर उनको हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। सो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में जब आप पढ़ते हो तो दो मेजर ऑर्गेनिजम्स को आप पढ़ते हो या डिस्कस करते हो, जिसका नाम है वायरसेस एंड वायरोइड्स। और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो हम जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं दैट इज एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। सो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनको आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स के नाम से बुलाते हो। लिटरेचर में जब आप पढ़ते हो तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा होता है कि उनके पास इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। पर ये सब डेफिनेशन गलत है। हम सब मान के चलेंगे कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को हम डिफाइन नहीं करेंगे या मान के चलेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। पर इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे फोकस करूँगा। बहुत सारे लिटरेचर में आप प्रायोन्स को भी कंसीडर कर सकते हो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। पर जो ट्रू नेचर ऑफ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम दो ही क्लासेस को पढ़ते हैं, एक होती है वायरसेस और एक होता है वायरोइड्स। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वायरसेस को। सो जैसा कि सभी को पता है कि एक तरह का इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं वायरस। एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आप इसको कंसिडर करते हो। पर हमें ये भी डिफाइन करना होता है कि किस तरह का पैरासाइट है। तो आप पढ़ोगे कि लिटरेचर के अंदर लिखा होगा कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। पर इसके साथ हमें ये भी डिफाइन करना होता है कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होंगे ये। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की कैटेगरी को वायरसेस बिलोंग करते हैं। अब इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है कि सेल जिस भी होस्ट सेल को ये इन्फेक्ट करेंगे। पहली बात तो अगर ये पैरासाइट है, पैरासाइट क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशनल या अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होगा उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होस्ट। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाने के बाद ये किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करेगा। तो पैरासाइट है तो डिजीज को कॉज करेगा। यानी कि जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है तो अपनी रेप्लिकेशन का जो साइकिल है वो सेल के अंदर परफॉर्म करता है, होस्ट सेल के अंदर परफॉर्म करता है। और उस रेप्लिकेशन से ये क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो हम बोलते हैं ना कि एक वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्रोग्रेसिवली वायरल लोड बढ़ता है बॉडी के अंदर, यानी कि वो वायरस सेल के अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा और न्यू कॉपीज़ की फॉर्मेशन करेगा जिससे इन्फेक्शन और भी वर्स होगा। तो आपको याद रखना है वायरस को आप ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की कैटेगरी में प्लेस करते हो। अब होस्ट की बात करते हैं तो एक वायरस के मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं। सिंपल सेल से लेके कॉम्प्लेक्स सेल भी इसका होस्ट हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कोई भी वायरस ऐसा है अगर प्रोकैरियोट को या फिर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो हम इसको
फेज के नाम से बुलाएंगे। तो ऐसा वायरस जो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड फेज। फिर डिपेंड करता है कि वो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्लांट वायरस, अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनिमल वायरस। पर याद रहे कि जब हम वायरसेस को क्लासिफाई करेंगे तो वायरसेस को क्लासिफाई करने के बहुत मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो हम वायरसेस को होस्ट के फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, अब हम उसके न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उसके एनवलप के बेसिस पर भी, एनवलप प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबसे सिंपलेस्ट तरह का क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। सो केमिकली अगर आप एक वायरस को डिफाइन कर रहे हो, तो केमिकली अगर मैं एक वायरस को डिफाइन कर रहा हूँ तो वायरस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है कि एक वायरस की बॉडी न्यूक्लिक एसिड की बनी होगी और इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। अब प्रोटीन का मतलब आपने पढ़ा है, सभी ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि एक जब भी वायरस को आप पढ़ते हो तो वायरस का एक कोट होता है, इसी कोट को आप कैप्सिड बोलते हो। तो जो कैप्सिड बना होता है वायरस का वो बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। अब वो कैप्सिड बाहर किसी लिपिड एनवलप से सराउंडेड है या नहीं है वो एक सेकेंडरी बात है, पर एक वायरस को डिफाइन करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत या एक कैप्सिड की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि ऐसे प्रोटीन जो सब प्रोटीन की सब यूनिट्स जो उस कैप्सिड को बनाती है आप उनको बोलते हो कैप्सोमियर्स। तो बेसिकली कैप्सोमियर्स आर दी प्रोटीन सब यूनिट जो कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। पर क्लासिफिकेशन प्रोटीन के बेसिस पे नहीं हो रहा है, जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा ही है कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी। तो अगर किसी वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है तो हम उसको सिंपली बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द आरएनए वायरस। और अगर वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है दैट इज कॉल्ड द डीएनए वायरस। तो आपको याद रखना है डीएनए वायरस, इसका मतलब कि उसका न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए। आरएनए वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल या उसका न्यूक्लिक एसिड जो उस वायरस में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड आरएनए। अब इससे मैटर नहीं करता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या आरएनए के अंदर वो रेट्रोवायरसेस की फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो जब आप वायरसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो यूजुअली डीएनए वायरस और आरएनए वायरस जैसी टर्म आपको कॉमनली पढ़ने को मिलेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो एक एवरेज साइज अगर मैं एक वायरस का कंसिडर करता हूँ तो एवरेज साइज बेसिकली इट इज़ मच स्मॉलर देन दी प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि आप छोटे से छोटा बैक्टीरिया, तो आप ही को सबको पता है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया जो हमें पता है दैट इज़ कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा साइज आपको इसका देखने को मिलेगा। तो हम टेक्स्ट में लिख देते हैं कि एवरेज साइज जो एक वायरस पार्टिकल का आपको दिखाई देगा दैट इज़ 0.0 माइक्रोन टू 0.4 माइक्रोन। सो दिस इज द एवरेज साइज। सो हमने वायरसेस के बारे में क्या पढ़ा, इंट्रा ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, होस्ट वेरिएबल नेचर का हो सकता है, होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, होस्ट प्लांट भी हो सकता है, होस्ट एनिमल भी हो सकता है। तो होस्ट के बेसिस पर अगर हम वायरस को क्लासिफाई करेंगे तो बैक्टीरियोफेज हो सकता है, प्लांट वायरस हो सकता है और एनिमल वायरस हो सकता है। केमिकल नेचर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो केमिकल नेचर न्यूक्लियो प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होगा। प्रोटीन उसके कोट को या कैप्सिड की फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वो डीएनए हम आगे जाकर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड या लीनियर या सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। आरएनए भी सर्कुलर या लीनियर या सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। पर वो एडवांस डिटेल में जब मैं वायरस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, आपने एक कॉमन टर्म भी पढ़ा होगा जो टेक्स्ट में आपको मिलता है विच इज कॉल्ड वेरियन। अब वायरसेस और वेरियन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वायरस इज अ ब्रॉड टर्म। तो जब मैं वायरस को अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो वायरस को हम जनरली एक ब्रॉड कैटेगरी या ब्रॉड टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। पर वेरियन का मतलब हो गया कि एक ऐसा वायरस विच इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अ सेल, किसी भी एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने से की जो फॉर्म होती है, जिस वायरस की जो वो फॉर्म जो एक सेल को इन्फेक्ट कर पाएगी दैट इज़ कॉल्ड वेरियन। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक सिंगल कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ अ वायरस इज नोन एज वेरियन। और एक इसी को बोलते हैं आप एक फुली असेंबल्ड इन्फेक्शियस वायरस इज कॉल्ड एज अ वेरियन। सो एक वायरल पार्टिकल
जो होस्ट के साथ या होस्ट के रिसेप्टर पे बाइंडिंग करने के लिए तैयार है, उस वायरल फॉर्म को आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड एज अ विरियन। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूजुअली टेक्स्ट में कभी ऐसा लिखा हो वायरस या विरियन पार्टिकल, तो दोनों का मतलब सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि वो फॉर्म जो होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग शो कर रही है वायरस की, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी वायरस की ही होगी जो वो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट था। बस उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म के लिए हम एक अलग से टर्म इस्तेमाल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरियन। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वायरस के बारे में याद रखनी है। अब दूसरे जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दे आर कॉल्ड वायरॉइड्स। सो वायरॉइड्स को भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो हमें इनके लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो दे आर ऑल्सो नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब कि सेल के अंदर जाने के बाद ये इन्फेक्शन को कॉज करेंगे, सेल के बाहर रहकर ये इन्फेक्शन को कॉज नहीं कर सकते। जैसा वायरस के साथ सीन था, वो वायरस के साथ भी सीन है। अब डिपेंड करता है कि वायरसेस और वायरस को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो हम उनको ये होस्ट के प्रेजेंस पे भी उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वायरसेस में हमने देखा होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, होस्ट आपका प्लांट सेल भी हो सकता है, होस्ट आपका एनिमल सेल भी हो सकता है। पर वायरस के जितने भी इन्फेक्शन आज तक रिपोर्टेड हैं, सभी के सभी प्लांट्स के अंदर रिपोर्टेड है। तो इसका जो प्राइमरी जो टारगेट या होस्ट सेल होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट सेल। प्लांट सेल क्यों? क्योंकि हमने जब इस वायरॉइड की रेप्लिकेशन साइकिल को पढ़ा, तो हमें पता लगा कि इसकी जो रेप्लिकेशन साइट है वो मेजरली दो जगह पर होती है। एक तो न्यूक्लियस में होती है और दूसरा होता है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स तो आपको सिर्फ प्लांट में मिलेंगे, तो प्लांट में मिलेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल प्लांट में ही कंप्लीट होगी, इसीलिए इनका होस्ट क्या होगा? प्लांट होगा। तो प्लास्टिड की जगह मैं क्लोरोप्लास्ट लिख दूं तो तब भी दूसरा, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो आपको याद रखना है, वायरॉइड्स भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का काम कर रहे हैं। इनका होस्ट प्लांट सेल होगा। रेप्लिकेशन की साइट आपको जो पढ़नी है, दैट विल बी इन द न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। तो कॉमनली जो एक डिजीज़ पढ़ाई जाती है वायरॉइड्स के रिलेशन में, या नीट एग्जाम में भी पूछी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो जिस वायरॉइड की वजह से वो होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। तो आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड पूछे या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ पूछे, तो आपसे वो वायरॉइड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो पहला जो डिफ्रेंसिएशन हमने वायरस और वायरॉइड में पढ़ा, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट सेल। पर दैट इज़ नॉट द मेजर क्राइटेरिया जहाँ पर आप वायरसेस और वायरॉइड्स को डिफ्रेंशिएट करते हो। जो डिफ्रेंशिएट जो आप करते हो, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। अब वायरसेस का केमिकल नेचर हमने न्यूक्लियो प्रोटीन डिफाइन किया था, पर वायरॉइड्स का नेचर हम कभी भी न्यूक्लियो प्रोटीन डिफाइन नहीं कर रहे। हमें याद रखना है, जितने भी वायरॉइड्स होंगे दे आर ओनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि न्यूक्लिक एसिड तो दो तरह के थे, डीएनए और आरएनए। पर हमें याद रखना है कि वायरॉइड्स में जब भी आप न्यूक्लिक एसिड का नेचर डिफाइन करोगे, दैट इज ओनली आरएनए। तो कोई भी वायरॉइड ऐसा आज तक रिपोर्ट नहीं करा गया है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट हो। हमेशा और हमेशा वायरॉइड का जो केमिकल नेचर आपको मिलेगा, दैट इज ओनली आरएनए। और आरएनए की भी कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जो एग्जाम में कॉमनली पूछी जाती है। तो जो आरएनए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको मिलेगा, और बहुत बड़ा आरएनए नहीं होता है। तो आरएनए की यूजुअली जो लेंथ होती है, दैट इज लेस देन 500 न्यूक्लियोटाइड्स। हम मान के चलते हैं एवरेज जो आरएनए का लेंथ होता है, दैट इज समवेयर बिटवीन 250 टू 400 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए आपको दिखाई देगा। दूसरा, जो आरएनए प्रेजेंट होगा उसका नेचर कभी भी लीनियर नहीं होता। हमेशा जो आपको वो दिखाई देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्कुलर आरएनए। और लास्ट बात आपको इसके बारे में याद रखनी है, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको वायरॉइड पढ़ाऊंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन कोडिंग आरएनए। तो आरएनए का जो नेचर आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज नॉट अ कोडिंग आरएनए, दैट इज अ नॉन कोडिंग आरएनए। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि नॉन कोडिंग आरएनए का मतलब होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि इस पर कोडोन नहीं है तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि ट्रांसलेशन के अंदर वो नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है, केमिकल नेचर वायरॉइड का न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जो लेंथ होगी, दैट इज लेस देन 500 न्यूक्लियोटाइड। उसका नेचर सर्कुलर होगा, और वो नॉन कोडिंग आरएनए की फैमिली को बिलोंग करेगा। सो आपको याद रखना है,
अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है वायरॉइड्स के अंदर। अब प्लांट सेल के अंदर जब भी आप प्लांट पढ़ते हो, प्लांट जंक्शंस, तो दो प्लांट सेल के बीच में जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता है उसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो प्लांट सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी शो करते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब दो सेल का साइटोप्लाज्म अगर आपस में मिल रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो चांसेस हैं कि वायरॉइड की एक कॉपी एस्केप करके दूसरे सेल में भी जा सकती है। इसी रीज़न से आप वायरॉइड्स का सेल टू सेल ट्रांसमिशन भी पढ़ते हो। सो वायरॉइड्स मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। पैरासाइट है तो होस्ट सेल डिफाइन करना पड़ेगा। होस्ट सेल डिफाइन करना पड़ेगा तो सिर्फ प्लांट के अंदर ही आज तक वायरॉइड की डिजीज रिपोर्टेड है। प्लांट होस्ट है, इसका मतलब उसकी रेप्लिकेशन साइकिल न्यूक्लियस और प्लास्टिड के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। उसका केमिकल नेचर आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सर्कुलर आरएनए है, नॉन कोडिंग आरएनए है, और उस आरएनए की लेंथ लेस देन 500 न्यूक्लियोटाइड होगी, यानी कि बहुत बड़ा आरएनए नहीं होगा। तो ये दो बेसिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब बहुत सारे लिटरेचर के अंदर हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी कभी आप ओल्ड लिटरेचर पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रायंस को भी डिफाइन करते हैं, पर अब हम प्रायन को न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में डिफाइन नहीं करते हैं। सो प्रायंस बेसिकली है क्या, तो आप पी से याद रख लो, पी फॉर प्रायंस, पी फॉर प्रोटीन्स, बट दे आर नॉट नॉर्मल प्रोटीन्स, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। आपको याद रखना है जितने भी प्रायंस आप पढ़ते हो दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी प्रेजेंस अगर सेल में रिपोर्ट हो गई तो वो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। और बेसिकली दीज आर, ये बाहर से नहीं आ रहे हैं प्रोटीन, दीज आर ऑल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो नॉर्मली जब आप पढ़ते हो कि जब एक सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के बाद क्या करते हैं, सेल के अंदर उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग या फोल्डिंग हो गया उसका। तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन होंगे जो एक्सीडेंटली मिसफोल्ड हो जाएं, तो उनकी कन्फर्मेशनल मिसफोल्डिंग की वजह से एक एबनॉर्मल फॉर्म क्रिएट हो रही है। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल फॉर्म है अल्फा, अगर वो एक मिस फोल्डिंग शो करने के बाद एक ऐसी फॉर्म बना रहा है जिसका नाम है बीटा, और वो बीटा अगर डिजीज कॉज कर रहा है या कोई डैमेज कॉज कर रहा है या सेल में इंजरी कॉज कर रहा है, तो उसको उस मिस फोल्डेड प्रोटीन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं प्रायंस। तो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रोटीन की कन्फर्मेशनल मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अगर हो गया और उसकी वजह से डिजीज कॉज हो गई तो उस प्रोटीन को आप बोलोगे प्रायन। पर यूजुअली ऐसा तो होता ही है हमारी बॉडी के अंदर कि बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं और उनकी मिस फोल्डिंग तो बहुत एक कॉमन प्रोसेस है। पर आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत सारे कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जो टाइम टू टाइम मिस फोल्डेड प्रोटीन को चेक करते हैं, और ऐसे एंजाइम्स को आप बोलते हो प्रोटीएजेस। तो मान लो मेरी बॉडी में कोई एक सेल ने प्रोटीन बनाया जिसको एक्सीडेंटली गॉल्जी अपरेटस ने मिसफोल्ड कर दिया। अब मिसफोल्ड होने के बाद एक एस्केप क्या है मेरे पास कि मेरे उसी सेल के अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जो उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको किल करेगा। तो उस थ्योरी से जो प्रायोन्स बनने चाहिए थे वो भी डैमेज हो जाने चाहिए थे। पर प्रायोन्स के साथ एक खास बात आपको याद रखनी है कि प्रायोन्स दे शो प्रोटीएज रेजिस्टेंट एक्टिविटी। आपको याद रखना है कि ये प्रोटीएज रेजिस्टेंट एक्टिविटी को शो करता है, तो जिसकी वजह से वो सेल के अंदर अपनी डिजीज़ को कॉज कर पाएंगे और अपने नॉर्मल प्रोटीन से हटकर वो एक एबनॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब होस्ट की बात कर लें। आज तक कोई भी प्रायोन से रिपोर्टेड प्लांट में डिजीज़ नहीं है, तो यानी कि आज तक प्लांट्स के अंदर कोई भी प्रायोन की डिजीज़ रिपोर्ट नहीं करी गई है। तो ओनली एनिमल्स के अंदर ही प्रायंस के प्रेजेंस को रिपोर्ट किया गया है। तो कॉमनली एनिमल्स के अंदर जो साइट होती है जहाँ पर रिपोर्ट किया गया है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी आ सकता है, तो क्लासिकली जहाँ पर ये मिलेगा दैट इज कॉल्ड ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर यूजुअली प्रायंस का प्रेजेंस रिपोर्ट है। तो ब्रेन के अंदर जिस ग्रुप ऑफ डिजीजेस को वो कॉज करेगा दे आर कॉल्ड इंसेफेलोपैथीज। इंसेफेलोपैथीज, तो इंसेफेलस वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेन के लिए करते हैं। तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ न्यूरो डीजनरेटिव इंसेफेलोपैथीज प्रायोन्स की वजह से होती है। न्यूरो इसलिए लिखा है क्योंकि इट इज इन्वॉल्विंग योर नर्वस सिस्टम। डीजनरेटिव मीन्स इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ ब्रेन। और यहाँ पर अगर आप ब्रेन को देखोगे
तो ब्रेन एक स्पॉन्ज लाइक कंसिस्टेंसी को शो करता है। आपने नॉर्मली स्पॉन्ज देखा होगा, तो स्पॉन्ज क्या होगा, दिस इज लाइक एक वाटरी सी कंसिस्टेंसी हो जाएगी उसकी। तो इसी वजह से आप इन डिजीजेस, ग्रुप ऑफ डिजीजेस को बोलते हो स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। तो स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का दिखाई देगा, जिसकी वजह से स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज आप पढ़ते हो। पहला डिजीज जो प्रायन से रिपोर्ट किया गया था, दिस वाज इन दी शीप। और आप सभी को याद रखना है, ये पूछी जाती है कॉमनली, जिस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था उसको आज हम बोलते हैं स्क्रैपी या स्क्रेपी। तो आपको याद रखना है, स्क्रेपी ऑफ शीप इज अ डिजीज कॉज बाय प्रायंस इन शीप। आपको याद रखना है। ह्यूमंस के अंदर, ये हमसे पूछा जाता है कॉमनली, ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड कुरू। कुरू, कुरू का मतलब होता है, इसका इसका अगर आप लिटरेचर देखोगे तो इसका टिपिकल वर्ड होता है शिवरिंग। तो इस पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्राइमरी स्टेज के अंदर आपको शिवरिंग दिखाई देगी। कुरू, इट इज ऑल्सो नोन एज बोवाइन, इट इज अ वेरिएंट ऑफ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। ये एक डिजीज होती है विच इज कॉल्ड एज द मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज का ही टेक्निकल नेम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो काउ के अंदर रिपोर्ट होती है। इसी का ह्यूमन वेरिएंट, यानी कि बिल्कुल सेम सिम्टम्स वाली कंडीशन आपको अगर ह्यूमंस में मिल रही है, उसी को आप बोलते हो विच इज़ कॉल्ड कुरू। या इसी के लिए हम दूसरा नाम भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रूजफेल्ट जेकब डिजीज। दैट इज कॉल्ड क्रूजफेल्ट जेकब डिजीज। तो बेसिकली क्रूजफेल्ट जेकब डिजीज और कुरू, दे आर फॉर्म ऑफ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इन ह्यूमंस। सो हमने तीन तरह के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, या दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायंस। वायरसेस केमिकली न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वायरोइड्स केमिकली ओनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज ओनली आरएनए। प्रायंस नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म बट दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन और मिसफोल्डेड प्रोटीन।